वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑफ द स्पेशल क्लास। चाहे आप सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हो, सीपीओ की, सीएचएसएल की या एमटीएस एग्जाम की, यह है इंग्लिश ग्रामर का लेक्चर नंबर 14। इससे पहले लेक्चर 1 से लेक्चर 13 तक मैं प्रोवाइड कर चुका हूं। जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है वर्ब बेसिक, और उस वर्ब टॉपिक का पार्ट 11 है। इससे पहले 10 पार्ट तक, वर्ब पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 10 तक ऑलरेडी मैं प्रोवाइड कर चुका था। लास्ट जो हमारा लेक्चर एंड हुआ था, उस लेक्चर में हमने क्या देख रहे थे? हम देख रहे थे कि कंफ्यूजिंग वर्ब्स, नाउन्स एंड एडजेक्टिव में रिलेशंस की किस तरह से कंफ्यूजन हो जाता है वर्ड्स में। तो चलिए हम उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। 1 to 10 मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करा चुका हूं, जो लास्ट लेक्चर में हमारा एंड हुआ था, उसी को हम नेक्स्ट फॉरवर्ड करते हैं। देखिए 11 पे क्या आता है। एक वर्ड है ब्रीड। इस ब्रीड का मतलब होता है, ये ब्रीड नाउन भी है और वर्ब भी है। नाउन में इसका मतलब होता है नस्ल। नस्ल का मतलब क्या है? जैसे आपने देखा होगा कि फॉर एग्जांपल कुत्तों, जैसे कुत्तों के नस्ल देखे होंगे, जैसे कुत्तों के अलग अलग नस्ल होते हैं। डॉग के आपने देखा होगा कि एक नॉर्मल कुत्ता होता है, आपने देखा होगा एक वाइट कलर का कुत्ता होता है। उनकी अलग अलग प्रजातियां यानी नस्ल होती हैं। तो ब्रीड मतलब एक तो क्या हो गया, नाउन में नस्ल, और वर्ब की बात करें तो उसका मतलब होता है पैदा करना। ठीक है। और ब्रूड, इन दोनों में कंफ्यूजन होता है जनरली लोगों को, ब्रीड और ब्रूड में। ब्रूड नाउन भी है और वर्ब भी है। नाउन में इसका मतलब होता है फैमिली ऑफ बर्ड्स, यानी एक फैमिली, जैसे एक बर्ड्स, कोई भी पक्षियां हैं उनकी पूरी की पूरी फैमिली को रिप्रेजेंट करता है नाउन के फॉर्म में ब्रूड। ठीक है। और वर्ब के सेंस में इसका मतलब होता है दुखी होना। एक बार फिर से मैं आपको समझा दूं हाइलाइटर यूज करते हुए। देखिए ब्रीड मतलब होता है, दो मीनिंग होते हैं। नाउन में इसका मतलब होता है नस्ल, और वर्ब में इसका मतलब होता है वर्ब में पैदा करना। और ब्रूड, ब्रूड का मतलब होता है नाउन के सेंस में फैमिली ऑफ बर्ड्स, यानी एक बहुत सारे वर्ड्स के क्या है, फैमिली की बात की जा रही है। और ब्रूड मतलब क्या होता है, वर्ब की बात करें तो दुखी होना। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं हम। देखिए सेल, SELL, इस सेल, ये सेल क्या है, वर्ब है, जिसका मतलब होता है बेचना। आपने देखा होगा जैसे कोई भी प्रोडक्ट को कोई भी पर्सन सेल कर देता है। और SALE, सेल मतलब क्या होता है, बिक्री। ठीक है। दोनों में कंफ्यूजन हो जाता है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, सेल, इस सेल मतलब होता है बेचना, जो ये क्या है, वर्ब है। लेकिन अगर मैं SALE लिखूं, सेल मतलब क्या, बिक्री। दोनों में फर्क है। और ये क्या है, नाउन है। ठीक है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं, क्योंकि देखो इंग्लिश है, जितनी बार आप क्या करोगे, जितनी बार आप पढ़ोगे उतनी ही ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बनेगी। सेल, SELL, सेल क्या है, वर्ब। वर्ब इसका मतलब क्या होगा, मीनिंग क्या होगा, बेचना। SALE, सेल, ये भी क्या है, वर्ब, और इसका मतलब क्या होता है, बिक्री। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। देखिए इन दोनों में लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है, कंप्लेन और कंप्लेंट। ठीक है। कंप्लेन और कंप्लेंट। अब देखो ध्यान से, जब हम नाउन टॉपिक पढ़ेंगे ना, वहां पे भी मैं बताऊंगा इन दोनों को, लेकिन यहां पे ये याद रख लो, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से डायरेक्टली SSC के क्वेश्चन भी पूछे हुए हैं। देखो कंप्लेन मतलब होता है, मैं कलर चेंज कर लेता हूं। कंप्लेन ये क्या है, वर्ब है, जिसका मतलब होता है शिकायत करना। ठीक है। कंप्लेन, अगर इसी में N के जगह पे T यूज कर लोगे, देखो यहाँ पे T एक्स्ट्रा एड यूज हो गया, कंप्लेंट, तो इसका मतलब होता है शिकायत, और ये क्या है, नाउन है। तो दोनों में डिफरेंस है। कंप्लेन एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है शिकायत करना, और कंप्लेंट अगर मैं इसमें T ऐड कर दूं एक्स्ट्रा, तो ये क्या बन जाता है, नाउन, और जिसका मतलब होता है शिकायत। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये तीनों में कंफ्यूजन होता है लोगों को जनरली। इंश्योर, एश्योर, तीनों में हमेशा कंफ्यूजन होता है लोगों को, लेकिन आज के बाद आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। इंश्योर, ENSURE, इंश्योर मतलब होता है सुनिश्चित करना। ये क्या है, एक वर्ब है जिसका मतलब होता है सुनिश्चित करना। जैसे मैंने बोला कि कोई भी काम मैं कर ही लूंगा, मैंने इसको क्या, दृढ़ संकल्प ले लिया, यानी मैंने सुनिश्चित कर दिया कि यस मैं ये काम कर दूंगा। जैसे आपने कोई चीज़ बोला, फॉर एग्जांपल आपने बोला कल जाके मार्केट से ये सामान लेके आना, तो मैंने बोला यस मैं लेकर के आ जाऊंगा, यानी मैंने उसको फाइनली सुनिश्चित कर दिया। ठीक है। ये कहलाता है इंश्योर। इंश्योर ये होता है, इसका मतलब होता है बीमा कराना। आपने देखा होगा इंश्योरेंस पॉलिसी, चलो मैं बता देता हूं, इंश्योरेंस पॉलिसी,
इंश्योरेंस पॉलिसी। तो आप देखते हो ना, बीमा कराने के लिए हर जगह इंश्योरेंस पॉलिसी दी जाती है, यानी इस इंश्योर का मतलब होता है बीमा कराना। और एश्योर, ASSURE, ये वर्ब है, इसका मतलब होता है तसल्ली देना, ठीक है, तसल्ली देना। इन तीनों में डिफरेंस होता है। इंश्योर मतलब होता है सुनिश्चित करना, इंश्योर INSUR इसका मतलब होता है बीमा कराना, और एश्योर मतलब तसल्ली देना। तीनों में अब डाउट क्लियर हो गए होंगे। देखिए ये सेशन ऐसा है, मैं चाहता तो वर्ब टॉपिक बहुत पहले एंड कर सकता था, ठीक है, क्योंकि आपको, लेकिन मैं ज़्यादा से ज़्यादा, मोर देन इनफ, मैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आपको यहाँ पे मैं कंप्लीट करा रहा हूँ, क्योंकि ये आपका एज ए वोकैब का पार्ट हो रहा है। क्योंकि आपके देख रहे होंगे कि आप, मैं जो लास्ट 5, 6 या 7 लेक्चर से मैं ये क्या करा रहा हूँ, कंफ्यूजिंग वर्ड नहीं करा रहा हूँ। यही चीज़ को अगर मैं आपको वोकैब में दे देता तो आपको वहाँ पे भी पढ़ना पड़ता। तो बेटर है कि आप यहीं से, मैं आपको वोकैब की भी अंडरस्टैंडिंग लेते जा रहा हूँ, और आपको वोकैब सीरीज आ रही है, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ से भी आप कवरअप कर सकते हैं। और ये सारे क्या है, आपके वोकैब के भी पार्ट कवरअप हो रहे हैं, एज वेल एज कंफ्यूजन भी दूर हो रहा है, और ये वर्ब से रिलेटेड भी है, ठीक है। इसीलिए मैंने पहले भी बोला हूं कि वर्ब को हम थोड़ा सा एक्सपेंड कर रहे हैं। एक्सपेंड का मतलब है कि वर्ब टॉपिक को थोड़ा सा मैं आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट में पढ़ाने वाला हूं, जिससे आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए, एज वेल एज आपको क्या है, वोकैब में भी हेल्प मिलता रहे, ठीक है। और मैं सिर्फ ये नहीं करा रहा हूं, देखो बुक में आपको क्या होगा, ये चीज दे देगा, हाँ दोनों में, लेकिन इस पे यूजेज आपको करना आना चाहिए, तभी तो आपको पता चलेगा इसका यूज कहाँ पे है। तो हर एक मैं छोटा छोटा वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि 10 वर्ड ले रहा हूं, जैसे मैंने 5 का पेयर लिया, देखो एक में 2 या 3 होते हैं, तो 10 या 15 वर्ड्स भी हो गए और उसके यूजेज भी सीख लिए, ठीक है। तो वर्ब टॉपिक थोड़ी सी लेंदी होगी, लेकिन आपको पूरा का पूरा आपके लिए ही बेनिफिट होगा वो, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट, देखिए ध्यान से 15 में डिनाय। देखो DENY इसका मतलब होता है खंडन करना, ये क्या है, वर्ब, ठीक है, जिसको बोलते हैं डिनाय। रिफ्यूज, रिफ्यूज मतलब क्या होता है, मना करना। रिब्यूट, रिबट बोल सकते हो, रिबट बोलोगे, रिब्यूट नहीं, रिबट। रिबट मतलब क्या होता है, क्लेम और प्रूव दैट एविडेंस और एक्वेशन इन फॉल्स, यानी कि आपने कोई भी क्लेम हो या प्रूव डेट, आपने प्रूव कर दिया कि ये जो एविडेंस है ये टोटली गलत है, यानी मेरे ऊपर लगाया गया इल्जाम वो क्या है, पूरा का पूरा गलत है, वो फॉल्स है, आपने प्रूव कर दिया, ठीक है। तो ये कहलाता है रिबट। और एक होता है रिफ्यूट, RIFUTE। रिफ्यूट क्या होता है, सेम एज साइनोनिम ऑफ डिनाय। डिनाय मतलब भी क्या होता है, खंडन करना, और RIFUTE रिफ्यूट मतलब भी क्या होता है, खंडन करना। और एक होता है डिक्लाइन। डिक्लाइन के 3 मीनिंग निकलते हैं, देखो डिक्लाइन के 3 मीनिंग आते हैं, तीनों के हम सेंटेंस में यूज करेंगे। एक का होता है पतन होना। पतन होना का मतलब जैसे आपने देखा होगा हिस्ट्री बैकग्राउंड में, चलो मैं हिस्ट्री की बात कर रहा हूं, तो आपने देखा होगा मुगल एम्पायर भी क्या हुआ एक टाइम पे, यानी मुगलों का शासन क्या हुआ, उसका पतन हुआ, तो वहां भी हम यूज करेंगे डिक्लाइन वर्ड का। कम होना, यानी जैसे टेम्परेचर अगर कम हो रहा है, जो हीट है यानी टेम्परेचर है एटमॉस्फेयर में, अगर वो कम हो रहा है तो वहां पे भी हम डिक्लाइन वर्ड यूज करेंगे। और एक होता है अस्वीकार करना। अस्वीकार करना का मतलब क्या है कि जैसे मान लो कोई भी प्रस्ताव है, मैंने उसको क्या कर दिया, ठुकराना चाहूं तो डिक्लाइन कर सकता हूं, ठीक है, नहीं अस्वीकार करना, मैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता, ठीक है। तो यहां पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, एक बार मैं सारे के सारे को हाईलाइटर से यूज कर देता हूं। डिनाय, डिनाय मतलब होता है खंडन करना, ये वर्ब है, ठीक है, यानी मैंने साफ ही खंडन करना। रिफ्यूज जनरल सेंस में क्या होता है, मना कर देना। रिबट, रिबट मतलब होता है कोई भी क्लेम या प्रूव दैट द एविडेंस और एक्वेशन इज फॉल्स, यानी आपने प्रूफ कर दिया कि जो एविडेंस है वो लगाए गए, आपके द्वारा लगाया गया इल्जाम वो टोटली क्या है, रॉन्ग है, ठीक है। रिबट याद रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और रिफ्यूट मतलब सेम एज डिनाय, डिनाय का सिनोनिम ही होता है रिफ्यूट, तो ये हमेशा, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, आपके SSC एग्जाम्स में पूछा हुआ है, डिनाय का सिनोनिम क्या होगा, तो रिफ्यूट। और एक होता है डिक्लाइन। डिक्लाइन के 3 मीनिंग निकलते हैं, पतन होना, जैसे हिस्ट्री बैकग्राउंड में अगर कोई भी मुगल एम्पायर है, यानी कि मुगलों का शासन या किसी का भी, औरंगजेब का शासन का पतन होना डिक्लाइन कहलाएगा।
कम होना टेम्परेचर के सेंस में, अगर हीट कम हो रहा है यानी हीट डिक्रीज हो रहा है तो उस टाइम भी हम डिक्लाइन का वर्ड यूज कर सकते हैं। और अस्वीकार करना यानी क्या, एक्सेप्ट नहीं करना किसी चीज को, रिजेक्ट कर देना, वो भी क्या है, डिक्लाइन का ही मीनिंग है। चलिए अब यहाँ पे लोगों को कंफ्यूजन होता है, एक है कॉम्प्लीमेंट और दूसरा है कॉम्प्लीमेंट। देखो दोनों में क्या डिफरेंस है वो चीज मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहूंगा। देखो एक है, दोनों में सब जगह सेम है, PLI कॉम्प्लीमेंट और PLE कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। देखो इस जो PLI है ये दो नाउन का भी नाउन भी है और ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट वर्ब भी है। नाउन का मतलब होता है क्या, तारीफ करना। जैसे देखो फॉर एग्जाम्पल, देखो अभी मैं बात बता रहा हूँ, कल की बात बोलूँ तो कल किसी एक स्टूडेंट्स ने मेरे को मैसेज किया कि सर आपकी जो 7300 प्लस की सीरीज है मैथ की, उससे मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प मिल रहा है, मैं आपका आभारी हूँ। तो मैंने वहाँ पे एक वर्ड लिखा था, उसके बाद मैंने अपना मैसेज रिप्लाई दिया था, थैंक्स फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। यानी आपने जो तारीफ की उसके लिए धन्यवाद। यानी यहां से देखो रिलेट करोगे, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट यानी कि नाउन का मतलब होता है तारीफ करना और वर्ब में उसको यूज करेंगे तो उसका मतलब हो जाएगा नाउन के पॉइंट ऑफ व्यू से तारीफ और वर्ब के सेंस से तारीफ करना, ठीक है। यहां तक हो गया। अब देखो आते हैं हम अपने मैथ में। अब देखो मैथ में क्या पढ़ते हो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल पढ़े हो ना ज्योमेट्री में, ठीक है। तो वही चीज को देखो यहाँ पे है, ये कॉम्प्लीमेंट्री। और कॉम्प्लीमेंट्री का हिंदी क्या पढ़ते हो, पूरक कोण, ये पढ़ते हो ना। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब पूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब संपूरक कोण। तो देखो PLE, देखो PLE है कॉम्प्लीमेंट। तो इस कॉम्प्लीमेंट का नाउन की बात की जाए तो पूरक होगा और वर्ब की बात की जाए तो उसमें मीनिंग निकलेगा पूरा करना, ठीक है। यानी मेड ईच अदर, समझ गए बात को। यानी एक पर्सन है तो दूसरा पर्सन उसके एक दूसरे के पूरक है। अगर मान लो एक पर्सन के पास चाकू है तो दूसरे के पास उसके पूरक है, यानी उसके पास कुछ ना कुछ है। बोथ आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब समझ में आ गया कि पूरक यानी मेड टू ईच अदर, ठीक है, समझ गए। जैसे अगर मैं हस्बैंड और वाइफ की बात करूं तो जो हस्बैंड है वो वाइफ, ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं, यानी पूरक टू ईच अदर हैं, ठीक है, यानी पूरक हैं। तो इस PLI वाले मतलब का होता है तारीफ करना और PLE जो है उसका मतलब होगा पूरक या कॉम्प्लीमेंट। और कैसे याद रखोगे इसका, जैसे देखो मैंने अभी बताया था ना, थैंक्स फॉर योर कॉम्प्लीमेंट, कि आपने मेरी तारीफ की उसके लिए थैंक्स, ठीक है। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मैथ से याद करोगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। देखो यहां भी कुछ लोगों को डाउट हो जाता है, बट डाउट नहीं होना चाहिए। देखो इन्वेलप, ENVELOP, और जैसे ही इस इन्वेलप में ई जोड़ दिया, देखो सेम स्पेलिंग है, बस ई एक्स्ट्रा बढ़ा दिया, ENVELOPE। तो अगर ई नहीं है इसके साथ, इसका मतलब होता है ढकना। जैसे देखो मान लो ये क्या है, मकान है। इस मकान को मेरे को क्या करना है, ऊपर चद्दर से ढकना है, तो हम इन्वेलप बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस इन्वेलप का मतलब क्या होता है, लिफाफा। जैसे आपने देखा होगा ना, पोस्ट ऑफिस में क्या होते हैं, लिफाफे होते हैं, वो इन्वेलप होता है, तो ठीक है। और ये क्या है, इन्वेलप वर्ब है जिसका मतलब होता है ढकना, और ये इन्वेलप नाउन है जिसका मतलब होता है लिफाफा। यानी ई लगने से ये नाउन होता है। याद कैसे रखोगे, ई वाला नाउन है जिसका मतलब होता है लिफाफा, और ई नहीं ऐड है जिसके साथ, वो क्या है, वर्ब जिसका मतलब होता है ढकना। चलो यहाँ पे भी थोड़ा सा ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, देखिए ध्यान से, मैं हाइलाइटर लगा देता हूँ। कंप्राइज, कंसिस्ट और कंपोज, तीनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, देखो ध्यान से। कंप्राइज एक वर्ब है जिसका मतलब होता है से बना होना, से बना होना, ठीक है। कंप्राइज मतलब से बना होना, ये क्या है, वर्ब है। कंसिस्ट के अंदर होना, ठीक है, कंसिस्ट। और कंपोज यानी बनाना, ठीक है, कंपोज यानी कि बनाना। तीनों में का जब हम यूज करेंगे तब आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। अभी के लिए याद रखो, कंप्राइज मतलब क्या होता है, से बना होना। कंसिस्ट मतलब क्या होता है, के अंदर होना। और कंपोज मतलब होता है बनाना, ठीक है।
अब जैसे देखो यहां पे और चीजें मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा। देखो एक चीज होता है कंसिस्ट ऑफ, अगर जैसे ही कंसिस्ट ऑफ लगा दिए उसका मतलब हो गया कंप्राइज। कंसिस्ट ऑफ का मतलब क्या होता है? कंप्राइज। लेकिन कभी भी आप याद रखना कंप्राइज ऑफ नहीं लिखोगे, कंप्राइज ऑफ एक्टिव वॉइस में। आगे हम बोलेंगे कि एक्टिव वॉइस यानी जो वक्ता है वो एक्टिव है, तो उस टाइम हम कंप्राइज ऑफ का यूज नहीं करते हैं। कंप्राइज के साथ एक्टिव वॉइस में कभी भी ऑफ का यूज नहीं करेंगे। हम यूज किसको के साथ करते हैं? कंसिस्ट ऑफ। और कंसिस्ट ऑफ इज इक्वल टू कंप्राइज। ठीक है, कंसिस्ट ऑफ इज इक्वल टू क्या बोलोगे? कंप्राइज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। 19 पे देखो एवॉइड मतलब होता है और सन SHUN दोनों वर्ब है और दोनों का मीनिंग क्या है? से बचना। एवॉइड मतलब क्या होता है? एवॉइड कर देना किसी, यानी उससे क्या, जैसे मान लो कोई आप प्रिपरेशन कर रहे हो SSC की, आपको कोई डिस्टर्बेंस कर रहा है, आपको बार बार डरा रहा है, तो आप उसको एवॉइड करो। ठीक है, इग्नोर करना शुरू करो। एवॉइड मतलब होता है से बचना। इसका एग्जैक्ट साइनोनिम क्या है? सन। तो जहां पे एवॉइड यूज कर सकते हो वहां पे सन भी यूज कर सकते हो। लेकिन एस्पर्न SPRUN एस्पर्न ये वर्ब है, इसका मतलब होता है नजरअंदाज करना। ये याद रख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। आ गया है आपके पास वोकैब सेक्शन में, SSC में पूछा जा चुका है। स्पर्न SPRUN स्पर्न मतलब होता है नजरअंदाज करना। देखो टू इग्नोर एज द पर्सन डज नॉट डिजर्व लव और अटेंशन, यानी कोई भी पर्सन है जो आपके लिए डिजर्व नहीं करता है या आपके लिए अटेंशन उसकी कुछ नहीं है। जैसे मान लो, देखो फॉर एग्जांपल, अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपके बाद, ये वर्ड भूलेगा भी नहीं। जैसे देखो मान लो ये लड़का है, बॉय है, और ये गर्ल है। अब ये लड़का ये गर्ल है, ये लड़का जो है ना, इस लड़की को, इस गर्ल को क्या कर रहा है? कहीं भी जैसे रोड पे है तो उसको छेड़ रहा है, यानी बार बार देख रहा है, और लड़की का इस लड़के के प्रति कोई अटेंशन नहीं है, कोई भी है नहीं, तो लड़की के लिए लड़का डिजर्व ही नहीं करता है, तो लड़की क्या कर देगी? इसको स्पर्न कर देगी, यानी नजरअंदाज कर देगी। या समझ गए? तो हमेशा अब ये आपको हमेशा याद रहेगा, स्पर्न मतलब क्या होता है? नजरअंदाज करना। और कैसा नजरअंदाज? किस तरह से? टू इग्नोर एज द पर्सन डज नॉट डिजर्व लव और अटेंशन, यानी जो आपके लिए डिजर्व नहीं करता है या जिसके लिए आपका कोई अटेंशन नहीं है, उसको क्या कर सकते हो? स्पर्न कर सकते हो, यानी नजरअंदाज कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट आता है, देखिए ये, इसके बाद हम यूजेज करेंगे सेंटेंस के थ्रू। देखो कैनवास CANVAS, कैनवास एक नाउन है जिसका मतलब होता है मोटा कपड़ा। लेकिन अगर इसमें एक और S लगा देंगे, डबल S, CANVASS, देखो यहाँ पे एक सिंगल S है, यहाँ पे 2 टाइम्स S है। इस कैनवास का मतलब क्या है? नाउन, यानी मोटा कपड़ा। लेकिन अगर जैसे ही डबल S लग जाएगा, ये भी क्या है? नाउन ही है, लेकिन इसका मतलब होता है घूम घूम के वोट मांगना। जैसे आपने देखा होगा नेता मंत्री क्या करते हैं भाई, हमारे यहाँ के पॉलिटिशियन, जब आपका इलेक्शन होता है तो वो क्या करते हैं? घर घर में जा जाके घूम घूम के गाँवों में वोट मांगते हैं। तो कैनवास डबल S लगा, इसका मतलब होता है घूम घूम के वोट मांगना, और इस कैनवास का मतलब होता है मोटा कपड़ा। चलिए अब हम आते हैं इसके यूजेज पे आते हैं। चलिए अब देखिए, ये चीजें मैं ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुका हूं ना। कंसिस्ट ऑफ दैट इज इक्वल टू कंप्राइज। कंप्राइज ऑफ इन एक्टिव वॉइस में यूज नहीं करते, इसीलिए मैंने इसको काट दिया हूं। कंप्राइज के साथ ऑफ नहीं यूज होता है इन एक्टिव वॉइस। आगे हम पढ़ेंगे, जब हम पढ़ लेंगे टेंस के बाद एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, तो एक्टिव वॉइस में हम कभी भी कंप्राइज ऑफ नहीं यूज करते हैं। पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस क्या है वो हम आगे के सेशन में करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे आ जाते हैं। एग्जाम्पल, 1 मिनट मैं देख लूँ क्या रिको ठीक है, सही सब कुछ ठीक है, ओके हाँ। चलिए अब हम आते हैं अपने एग्जाम्पल पे। देखिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या दिया गया? जो हमने वर्ड पढ़ा ना, आई थिंक मैंने 11 से 20 वर्ड्स कराए, जिसमें से आपको मतलब ये नंबरिंग था, जिसमें से 20+ वर्ड्स आपको होंगे। अब उन सारे वर्ड्स का आपको यूज कराऊंगा विथ सेंटेंस। सेंटेंस में किस तरह से यूज करना है। जैसे देखिए पहला जो वर्ड है, ये है
पहला सेंटेंस क्या दिया गया है, द डॉग इज गुड। अब देखो मैं कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग का। द डॉग इज ऑफ गुड डैश, यानी देखो मैंने अभी आपको बताया था ना ब्रीड, ब्रीड का मतलब मैंने बताया था नाउन, नाउन मतलब क्या होता है, नस्ल। अगर नाउन के सेंस पे यूज करेंगे और इसका वर्ब के सेंस में यूज करेंगे तो इसका मतलब क्या होता है, पैदा करना। तो अब बताओ, देखो ध्यान से, डॉग इज ऑफ गुड। अब देखो डॉग कैसा है, अच्छा है, किसका, नस्ल का, यानी ब्रीड। द डॉग इज ऑफ गुड ब्रीड। अब देखो यहां पे कौन, कैसे पता चलेगा कि यहां पे देखो ये ऑफ क्या है, डिटरमिनर। अगर आपने मेरी पहला क्लास देखा होगा, ये डिटरमिनर किसके लिए आया है, इस नाउन के लिए। तो यहां पे ब्रीड किसका रोल प्ले कर रहा है, नाउन का, रटना नहीं है। और ये गुड क्या है, गुड है एडजेक्टिव, क्या कर रहा है, क्वालिटी बता रहा है कि कैसा है, जो नस्ल है उसका वो अच्छा नस्ल है, यानी कुत्ते का कैसा नस्ल है, तो अच्छा वाला नस्ल है, यानी द डॉग इज ऑफ गुड ब्रीड, यानी जो कुत्ता है वो क्या है, अच्छे नस्ल का है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए आगे नेक्स्ट क्या दिया गया है, फैमिलियरिटी दैट कंटेम्प। अब देखो कंटेम्प मतलब मैं आपको बता रहा हूं निगेटिव सेंस में होता है। जैसे देखो आपको पूरा समझाऊंगा, जैसे देखो मान लो ये आपकी फैमिली है और आप इनके फैमिली के ही मेंबर थे, आप कहीं जॉब कर रहे थे, फॉर एग्जांपल आप जॉब कर रहे हो, तो जब तक फैमिली आपके जॉब की प्रोफाइल के बारे में अननोन है तो आप डिंग भी हाँक सकते हो, आप डिंग हाँक रहे हो कि यस मैं ये जॉब करता हूं, वो जॉब करता हूं। लेकिन जैसे ही आपकी फैमिली को इसके बारे में पता चल गया कि यस आपकी कोई जो जॉब है, आप जितना बोलते थे उतना नहीं हो, यानी उस टाइम क्या हो गया कि आपसे क्या होना शुरू हो जाएगा, हल्का सा जो इंटेंशन पहले अच्छी वाली फीलिंग थी वो इंटेंशन नहीं रह जाएगी, अब क्या होगा, कंटेम्प्ट होगा। ठीक है, यानी जो पहले वाली सिचुएशन थी उससे अब आपको क्या होने, इग्नोरेंस टाइप में होने लगेगा। यानी कंटेम्प्ट का मतलब ये हो गया कि जिस लायक आपको डिजर्व करते थे वो डिजर्व आपको अब नहीं मिलेगा। ठीक है, कंटेम्प्ट का मतलब यही होता है। ठीक है, कंटेम्प्ट का मतलब होता है निंदा। चलो एक बार हिंदी में ही बता देता हूं, निंदा या अपमान। जैसे आप खुद सोचो, जब आपने अच्छी से सब कुछ जानते नहीं थे तो आप जो बोलते थे वो चलता था, लेकिन जैसे ही आपने आपके प्रोफाइल के बारे में पता चला और लोगों को पता चला ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो नॉर्मल सी चीज है, तो आपके वही फैमिलियरिटी जो क्या है, निंदा करना शुरू करेंगे, तो उसको मत कंटेम्प्ट मतलब होता है निंदा या अपमान। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। तो देखो फैमिलियरिटी कंटेम्प्ट डैश। अब देखो मैंने आपको बताया था ना ब्रूड वर्ड, BROOD, ब्रूड मतलब इसका वर्ब में मीनिंग क्या होता है, दुखी होना। यानी जैसे ही आपकी फैमिलियरिटी को पता चल गई तो वो क्या हो गई, दुखी हो गई। ठीक है, यहां तक ब्रूड यूज करेंगे इसके लिए। चलिए अब नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं हम। अब देखो यहां पे समझो, यहां पे ये क्या है, वर्ब के रूप में यूज हुआ है क्योंकि ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ये क्या हो गया उसका ऑब्जेक्ट, और ये क्या है उसका वर्ब। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, डोंट डैश योर अनहैप्पी पास्ट। डोंट डैश ऑफ योर अनहैप्पी पास्ट। अब देखो ध्यान से, डोंट ब्रूड ओवर अनहैप्पी पास्ट। क्यों, अब मैंने बताया था ना इस टाइप के सेंटेंस क्या होते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं, आगे हम पढ़ेंगे इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं, यानी डोंट गो देयर। ठीक है, जैसे डोंट लाफ, यानी जैसे ही इसके बाद क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी बेस फॉर्म आती है। ठीक है, डोंट ब्रूड ओवर योर अनहैप्पी पास्ट। ब्रूड मतलब क्या होता है, दुखी होना, यानी कि अपने अनहैप्पी पास्ट को, यानी पास्ट टाइम में आप हैप्पी थे, उस अनहैप्पी थे, यानी जो पास्ट में आपके अनहैप्पी है ना, पास्ट टाइम में जब आप दुखी थे तो उसको याद करके आपको फिर से दुखी नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी डोंट ब्रूड ओवर योर अनहैप्पी पास्ट, यानी जो अपने पास्ट में जब आप खुश नहीं थे उसको याद करके आप दुखी होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, डोंट ब्रूड ओवर अनहैप्पी पास्ट। तो हमने ये पढ़ा था ना ब्रीड एंड ब्रूड, तो दोनों का यूज कैसे होता है। देखे, ब्रीड का हमने यूज किया था नाउन के सेंस में नस्ल, और इस तरह से हमने क्या पढ़ा था, पैदा करना, इसका वर्ब के सेंस में पैदा करना। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अब देखिए ध्यान से, 4 पे आते हैं, सेंटेंस पे। 4 में देखिए क्या दिया गया है,
अच्छा एक मिनट रुक जाइएगा थोड़ा सा, हमने यहाँ पे गलत करा दिया ना, क्योंकि ब्रीड का मतलब, रुक जाइएगा थोड़ा सा देखिए, सेकंड वाले सेंटेंस में मैं बोलने में सेंस में गलत कर दिया हूँ। सेकंड सेंटेंस में देखो फैमिलिटी, देखो ब्रीड, ब्रीड के दो मतलब मैंने बताया था ना, एक होता है नाउन और दूसरा होता है वर्ब। नाउन के सेंस में इसका मतलब क्या होता है, नस्ल, और सेकंड पैदा होना। यहाँ पे देखो मैंने पूरा का पूरा ही मीनिंग चेंज कर दिया। कंटेम्प्ट मतलब होता है निंदा, यानी कि अपमान, ठीक है। फैमिलियरिटी मतलब जो आपके फैमिली मेंबर की बात बोलेगी, फैमिलियरिटी। चलिए अब देखिए ध्यान से, मैंने आपको बताया था ना कंटेम्प्ट का मतलब निंदा करना। जैसे मान लो कि आपकी पूरी की पूरी फैमिली है, जब तक आपके बारे में नहीं जान रही है तब तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब जान गई, नॉर्मल सी चीज़ है, तो वो आपसे क्या होगी, अपने आप पे उनको निंदा फील होने लगेगा, यानी कि ब्रिड्स, ठीक है। इस ये वाला पैदा होना वाला सेंस होगा, यानी फैमिलियरिटी ब्रिड्स कंटेम्प्ट, यानी फैमिली को क्या होने लगेगा कि आपने जो पैदा किया उस अपने बेटे को, उस पे क्या होने लगा, अपमान जताने लगेंगे, यानी कि कोई ये कौन सी है मतलब जॉब जिसके लिए आप तुम इतना घुमा के बोलते थे, ऐसा नहीं होगा। यानी ब्रिड्स का यूज करेंगे, ब्रीड का यूज करेंगे इस पैदा होने वाला सेंस में। और यहाँ पे क्या था, ब्रीड, यहाँ पे नाउन का रोल था, क्योंकि ऑफ डिटर्मिनर किसको इंडिकेट करता है, नाउन को। यहाँ पे ये क्या है, वर्ब की, और वर्ब में एस क्यों जोड़ा हूं, क्योंकि यहाँ पे एक बात की गई है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब की यूज करेंगे, ठीक है। फैमिलियरिटी का मतलब ये होता है कि पूरी फैमिली को एक यूनिट की तरह ट्रीट करना, ठीक है। जब आप नाउन पढ़ोगे तब आपको क्लियर होगा, नाउन वाले सब्जेक्ट में मैं पढ़ाऊंगा तब आपको समझ में आएगा, ठीक है, कि कैसे मैंने सिंगल यूनिट बोल दिया। चलिए ये तो आप जानते ही हैं कि डोंट ब्रूड ओवर योर पास्ट अनहैप्पी पास्ट, यानी कि अपनी जो पास्ट, जो अनहैप्पी पास्ट थी उसको याद करके आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, ही डैश उलेन कोट्स। उलेन मतलब आप देखते होंगे ठंड के मौसम में उलेन, क्या उलेन जैकेट पहनते हो आप, तो वही चीज है। अब देखो यहाँ पे मैं समझाना हूँ, मैंने दो चीजें बताई थी ना, एक मैंने बताया था SELL और SALE। इस सेल मतलब क्या होता है, मैंने बताया था बेचना, ये क्या है, वर्ब है, और ये क्या है, नाउन है जिसका मतलब होता है बिक्री। दोनों में डिफरेंस बता चुका था। अब देखो ध्यान से, ही क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद क्या है, ये क्या है, कोट, नाउन है, ठीक है। तो कैसा कपड़ा, तो उलेन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए वर्ब। तो अब बताओ क्या बोलोगे, ही सेल्स उलेन कोट्स, वह क्या करता है, उलेन कोट्स को, उलेन कपड़े बेचता है। अब देखो क्यों मैंने एस लगाया, क्योंकि अगर आप टेंस पढ़ोगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ोगे, ही सी इट या कोई भी नेम है उसके साथ हम क्या यूज करते हैं, वर्ब में एस या ईएस यूज करते हैं। जैसे देखो एक एग्जाम सिंपल के थ्रू, सेंटेंस के थ्रू समझा रहा हूं, ही गोज टू स्कूल। कभी आप ये नहीं देखोगे ही गो टू स्कूल, क्यों, क्योंकि देखो ही सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब की सिंगुलर वर्ब यूज होगी, और वर्ब में सिंगुलर बनाने के लिए क्या करते हैं, एस या ईएस जोड़ते हैं, तो गो में ईएस जोड़ेंगे। तो ये करेक्ट था, ये रॉन्ग था, हमने गो नहीं हो सकता, गोज होगा, ठीक है। तो यहां तक समझ में आ गया क्यों मैंने ये लिखा। अब आगे देखिए, स्टेटमेंट नंबर यानी सेंटेंस नंबर 5, द डैश ऑफ वूलन क्लोथ्स इंक्रीजेज इन विंटर। यानी देखो अब ये क्या है, द डैश ऑफ वूलन क्लोथ्स, यानी कि जो डैश यानी कि वूलन कपड़े की जो है क्या बिक्री इंक्रीज होने लगी, किसमें, ठंड के मौसम में। तो अब देखो यहां पे क्या आएगा, नाउन का रोल प्ले होगा ना। आप जानते हो द क्या है, ए एंड द आर्टिकल होता है, ठीक है। तो द के बाद आप जानते हो किसको डिफाइन करता है, आर्टिकल के बाद हमेशा नाउन आएगा, तो क्या होगा, द सेल ऑफ, यहां पे क्या हो गया, नाउन, द सेल ऑफ वूलन क्लोथ्स इंक्रीजेज इन विंटर। यानी जो कपड़े की, वूलन कपड़े की जो सेल है, बिक्री है, वो ठंड के मौसम में क्या होने लगी, ठंड में इंक्रीज होने लगी। चलिए अब आते हैं यहां पे नेक्स्ट पॉइंट पे, क्वेश्चन नंबर 6, आई लॉज ए। अब बताओ आर्टिकल है, आर्टिकल के बाद क्या आएगा, नाउन। तो देखो मैंने आपको बताया था ना, कंप्लेन, कंप्लेन क्या है, वर्ब है, लेकिन कंप्लेंट PLAINT, अगर टी लगा देंगे
ये क्या है, नाउन। तो बताओ आई लॉज ए कंप्लेंट होगा कि कंप्लेंट, कंप्लेंट होगा क्योंकि नाउन होगा, यानी कंप्लेंट मतलब क्या होता है, शिकायत। मैंने एक शिकायत दर्ज किया, और ये क्या है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट की बात बोली गई है। यानी मैंने एक कंप्लेंट लॉन्च किया, क्यों, क्योंकि आर्टिकल के बाद हमारा नाउन आएगा। आर्टिकल किसके लिए आया हुआ है, नाउन के लिए, तो हमें नाउन रखना पड़ेगा। चलिए अब देखिए, ही डैश अगेंस्ट मी, अब उसने क्या किया, शिकायत किया, यानी ही कंप्लेन। अब मैं कंप्लेन यूज करूंगा, अगर प्रेजेंट में करता तो एस लगा देता, लेकिन अगर मैं पास्ट टेंस में तो वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होगी, कंप्लेंड। ही कंप्लेंड अगेंस्ट मी, उसने मेरे खिलाफ शिकायत दर्ज किया। ठीक है, मैंने ईडी लगा दिया, अगर आप प्रेजेंट में बात करें तो एस लगा देना, कंप्लेंस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, आई डैश यू ऑफ माई कोऑपरेशन। अब देखो ध्यान से, मैंने 2-3 चीजें बताई थी। देखो, एक मैंने बताया था एश्योर, एश्योर मतलब क्या मैंने बताया था, तसल्ली देना बताया था ना आपको। एश्योर मतलब क्या होता है, तसल्ली देना। ठीक है, आपने देखा होगा अगर मेरा सेशन जो अभी मैंने बताया था, चलो मैं लिख भी देता हूं, तसल्ली देना। ठीक है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो देखो ध्यान से, आई एश्योर यू ऑफ माई कोऑपरेशन, यानी मैं क्या कर रहा हूं, तसल्ली देता हूं कि मैं तुम्हारे, आई एश्योर यू, मैं तुम्हें तसल्ली देता हूं कि मेरे कोऑपरेशन में तुम मेरा साथ दोगे, यानी उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, तसल्ली दे रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ही डैश हिज कार, ही डैश हिज कार। अब बताओ, एक मैंने बताया था ना इंश्योर, इंश्योरेंस पॉलिसी। अब इंश्योर मतलब क्या होता है, बीमा कराना। तो यहां पे क्या होगा, INSU, चलो मैं यहां पे पूरा का पूरा मिटा देता हूं, INSURED, आई इंश्योर्ड हिज कार। अब देखो, इस इंश्योर्ड मतलब क्या होगा कि मैंने क्या लगा दिया, ईडी, यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म बना दिया कि वह अपने कार का बीमा कराया, यानी अपने कार का क्या कराया, इंश्योरेंस कराया। आप देखते हो ना, कार का क्या कराते हो, जैसे आप कार लेते हो तो गाड़ी की इंश्योरेंस कराते हो, उसी तरह से यानी कि वह अपने कार की क्या किया, आई इंश्योर्ड हिज कार, यानी उसने अपनी कार की बीमा कराया। हिज किसके लिए आया हुआ भाई, ही का अगर आप पढ़ोगे ना, आगे जाके प्रोनाउन में पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा कि ही जो है उसके लिए अपने के सेंस में हिज का यूज करते हैं, ही के लिए हर का यूज करते हैं, आई के लिए माई का यूज करते हैं। ये मैं अपने के सेंस में, यानी जैसे मैंने इस सेंटेंस का देखो मीनिंग क्या है, ही एश्योर्ड हिज कार, यानी उसने अपने कार का बीमा कराया। ठीक है, तो देखो अब ऑब्जेक्टिव केस अलग होता है। ऑब्जेक्टिव केस इसका हिम होता है, इसका हिम हर होता है, इसका माइन होता है। ऑब्जेक्टिव केस की बात नहीं कर रहे हैं हम, आगे जाकर के हम प्रोनाउन में सारी चीजें डिस्कस करने वाला हूं। ये है ऑब्जेक्टिव केस, आगे जाके हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया गया है, ही डैश दैट द रूम वेयर क्लोज्ड। अब देखो ध्यान से, मैंने बताया था ना एक वर्ड इंश्योर, INSURE, इंश्योर मतलब मैंने बताया था सुनिश्चित करना। देखो यहां पे लिखा गया है, ही डैश दैट द डोर वेयर क्लोज्ड, उसने सुनिश्चित किया कि जो डोर है, डोर यानी कि दरवाजे की बात किया गया है कि वो पूरी तरह से क्या है, क्लोज्ड है, यानी दरवाजा जो है वो बंद कर दिया गया है। तो यहां पे अगर मैं वर्ब की सेकेंड फॉर्म में यूज करूं तो ही एंश्योर्ड दैट, यानी उसने सुनिश्चित किया कि जो द डोर्स वेयर क्लोज्ड, यानी जो दरवाजे हैं वो बंद हैं। ठीक है, तो आई होप यहां तक समझ में आ गया कैसे हमें यूज करना है सेंटेंस में। चलिए 11 पे आते हैं। 11 पे आते हैं, देखिए क्या दिया गया, ही डैश द चार्ज विद द हेल्प ऑफ एविडेंस। देखो मैंने एक बताया था आपको रिबट मतलब मैंने बताया था कि आप कोई भी एविडेंस हो, कोई भी चार्ज आपके ऊपर लगा है, उसको आप फॉल्स साबित कर देना, गलत साबित कर देना, क्या कहलाता है, रिबट। तो देखो ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करूं तो ही
रिवर्टेड द चार्ज विथ द हेल्प ऑफ एविडेंस। यानी उसने क्या किया, देखो ध्यान से, उसके ऊपर जो चार्ज लगा हुआ था कि ये जो सबूत है, एविडेंस मतलब क्या होता है, सबूत, उसको उसने क्या कर दिया, फॉल्स साबित कर दिया। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं 12 नंबर पे। 12 नंबर में क्या है, ही डैश डैट ही हैड स्टोलन माई वॉच। यानी यहां पे मैं बोल सकता हूं डिनाइड। देखो मैंने बताया था ना डिनाई मतलब क्या होता है, खंडन करना। तो देखो यहां पे मैं रख सकता हूं ही डिनाइड, वर्ब की सेकेंड फॉर्म बना रहा हूं। ठीक है, ही डिनाइड दैट ही हैड स्टोलन माई, क्योंकि देखो यहां पे क्या था, वर्ब की थर्ड फॉर्म थी, ही हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है। ठीक है, तो ही हैड स्टोलन माई वॉच, उसने क्या किया, खंडन किया कि वह मेरा वॉच चुराया था। उसने उस बात के लिए खंडन कर दिया। ठीक है, जैसे मान लो किसी ने किसी का वॉच चुरा लिया, घड़ी चुरा लिया, और उसने क्या कर दिया, एकदम ही खंडन कर दिया, नहीं भाई मैंने तो लिया ही नहीं है। तो वही चीज है कि ही डिनाइड दैट ही हैड स्टोलन माई वॉच। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस में, 13 पे आते हैं। देखो उसके बाद मैंने एक बताया था रिफ्यूज मतलब मैंने बताया था मना करना। जैसे देखो ही डैश टू हेल्प मी, अगर मैं यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाऊं तो REFUSE, रिफ्यूज होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म ये लगा दिया। ही रिफ्यूज टू हेल्प मी, उसने मेरी हेल्प करने से क्या कर दिया, मना कर दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं, 14 पे आते हैं। देखो 14 क्या कहा गया, ध्यान से देखिएगा, द डैश ऑफ द मुगल एम्पायर मेड द ब्रिटिश स्ट्रोंगर। ठीक है, द डैश, अब देखो मैंने बताया था ना डिक्लाइन के 3 मीनिंग मैंने बताया था। पहला भाई जो पतन होना, कैसे, हिस्ट्री वाले में जैसे औरंगजेब का पतन होना, यानी पूरी की पूरी साम्राज्य का पतन होना। दूसरा कम होना टेम्परेचर के सेंस में, और थर्ड मैंने बोला अस्वीकार करना। तो यहां पे देखो द डैश ऑफ मुगल एम्पायर मेड द ब्रिटिश स्ट्रोंगर, यानी कि द डैश डिक्लाइन, देखो क्या लिखा हुआ है, द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर मेड द ब्रिटिश स्ट्रोंगर। जैसे ही मुगल एम्पायर यानी मुगल साम्राज्य जो था उसका अंत हुआ, उसकी वजह से क्या हुआ, पतन हुआ, उसकी वजह से ब्रिटिश जो थे, अंग्रेज जो थे, यानी अंग्रेजों का साम्राज्य क्या हुआ, स्ट्रोंगर बन गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। ही डैश माई ऑफर, उसने क्या कर दिया, मेरा ऑफर ठुकरा दिया। तो मैं बोल सकता हूं ना ही डिक्लाइंड माई ऑफर, ही डिक्लाइंड सेकेंड फॉर्म बना दूं, ही डिक्लाइंड माई ऑफर, उसने मेरा ऑफर ठुकरा दिया। चलिए नेक्स्ट 16 पे आते हैं। ही डैश ऑफ माई सक्सेस। अब देखो ही डैश ऑफ माई सक्सेस, अब देखो मैंने एक चीज बताया था ना कॉम्प्लीमेंट, और दूसरा मैंने बताया था कॉम्प्लीमेंट। इस PLY का मतलब मैंने बताया था ना, इस कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है तारीफ करना। देखो द डैश ऑफ माई सक्सेस, अब बताओ यहां पे कौन सा रखें, तो द कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, देखो द यहां पे लिखना पड़ेगा, नहीं यार द नहीं लिखना पड़ेगा। देखो मैं ही यूज करता हूं, द थोड़ी ना, डेफिनेट आर्टिकल, क्योंकि ये तो वर्ब है ना यार, ये तो वर्ब है, कॉम्प्लीमेंट क्या है, वर्ब है। तो देखो यहाँ पे ही सब्जेक्ट ले लेते हैं, ही कॉम्प्लीमेंटेड माई सक्सेस, यानी अगर मैं वर्ब की सेकेंड फॉर्म बनाऊं तो कॉम्प्लीमेंटेड, ही कॉम्प्लीमेंटेड माई सक्सेस, यानी कि उसने मेरे सक्सेस पे क्या किया, तारीफ की, उसने मेरी सक्सेस पे तारीफ किया। जैसे मान लो कि आप SSC CGL की प्रिपरेशन कर रहे हो, और जैसे ही आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको हर जगह से कॉम्प्लीमेंट मिलेगा, यानी कि हर जगह से आपकी तारीफ की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट ले लो, ही ले लो, यानी या सी भी ले सकते हो, सी कॉम्प्लीमेंटेड ऑफ माई सक्सेस, उसने क्या की, मेरी सक्सेस पे तारीफ की, ही कॉम्प्लीमेंटेड माई सक्सेस। तो ये चीजें हो गई। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पे देखो 17, द कपल इच अदर, मैंने बताया था ना कॉम्प्लीमेंट। देखो कॉम्प्लीमेंट, इस PLE का मतलब क्या होता है, पूरक, वो नहीं, मेड टू ईच अदर, यानी द कपल
द कपल कॉम्प्लीमेंटेड सेकेंड फॉर्म में लगा दिया कि जो कपल थे वो एक दूसरे के पूरक थे, ठीक है, यानी कॉम्प्लीमेंटेड टू ईच अदर। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं 18 पे। देखो 18 में क्या कहा गया है, ए कप ऑफ कॉफी इज एन एक्सीलेंट डैश टू स्मोक्ड सालमन। देखो अब मैं यहां पे आपको थोड़ा सा समझाना चाहूंगा, 1 मिनट। देखो ध्यान से, कहाँ पे थे हम, कौन से में थे, 18 में थे ना, हाँ वो एक्चुअली फ़ोन आ गया था उसकी वजह से मैंने बीच में स्टॉप कर दिया। देखिए क्या दिया गया, ए कप ऑफ कॉफी इज एक्सीलेंट डैश टू द स्मोक्ड सॉल्मन। देखो ये जो सॉल्मन है ना, एक मछली टाइप होती है, ठीक है, यानी सॉल्मन। आप गूगल पे सर्च कर सकते हो सॉल्मन तो आपको मिल जाएगी। स्मोक्ड मतलब क्या हुआ भाई, कि उसको मतलब स्मोक्ड सॉल्मन यानी मछली की बात की गई है, ठीक है। यानी अगर मैं बात करूं यहाँ पे इस डैश में भरना है तो आप क्या भरोगे, ठीक है, ये चीजें हैं। देखो अभी मैंने बताया था ना, कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, पूरक। अब देखो ए कप ऑफ कॉफी इज एन एक्सीलेंट टू डैश स्मोक्ड सैल्मन। अगर देखो जो आप स्मोक्ड सैल्मन के जगह पे ए कप ऑफ कॉफी इज एक्सीलेंट, यानी जो एक कप चाय है वो एक्सीलेंट है, लेकिन उसके साथ साथ अगर मिल जाए, हमें खाने मिल जाए स्मोक्ड सैल्मन यानी जो मछली है उसको खाने के लिए, और अच्छी बात है। तो यहां पे क्या लिखोगे, कॉम्प्लीमेंट टू, यानी एक दूसरे के पूरक। यानी अगर उसको एक चाय मिल रही है वो अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ स्मोक्ड सैल्मन भी मिल जाए तो वो और अच्छी बात हो जाएगी, यानी एक दूसरे के क्या हो गए, कॉम्प्लीमेंट। तो किस तरह से यूज करना होता है, यूजेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट देखो 19 पे, 19 क्वेश्चन नंबर क्या दिया गया है, द स्मोक डैश द हाउस। अब देखो ध्यान से, स्मोक मतलब क्या हो गया, यहां पे धुआं की बात बोली गई है ना। और देखो एक मैंने बताया था इनवेलप और दूसरा मैंने बताया था इनवेलप। इस इनवेलप का मतलब मैंने बताया था ढकना, और इस इनवेलप का मतलब बताया था लिफाफा। तो बताओ, द स्मोक डैश द हाउस, यानी जो धुआं है घर को, जो घर है, हाउस है, मकान है, उसको पूरी तरह से ढक दिया। यानी क्या करोगे यहाँ पे, इन्वेल्प्ड। अगर मैं वर्ब की सेकेंड फॉर्म बनाऊं, इसमें इसका सेकेंड फॉर्म बनाऊं तो इन्वेलप्ड लिख देंगे। यानी द स्मोक इन्वेलप्ड द हाउस, यानी जो धुआं है वो पूरी तरह से मकान को क्या कर दिया, ढक दिया, इसलिए मैंने ये लिया हूं। चलिए नेक्स्ट, पुट द लेटर इन ए। अब देखो इन एन, अब ये एन के बाद क्या आएगा, नाउन, क्योंकि आर्टिकल डिटरमिनर किसको इंडिकेट करता है, नाउन को। यानी यहां पे क्या होगा, इन्वेलप, ENVELOPE, यानी पुट द लेटर इन एन एनवेलप, यानी जो लेटर है उसको क्या कर दो, इन्वेलप में रख दो। पुट द लेटर यानी कि पुट द लेटर यानी लेटर को रख दो किसमें, इन्वेलप में। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। देखो 21 क्या दिया गया है, द एटमोस्फेयर डैश ऑफ मेनी गैसेस। तो मैं यहां पे बोलूंगा ना कंसिस्ट ऑफ, कंसिस्ट CONSIST। देखो अब यहाँ पे एटमॉस्फेयर क्या है, आगे जाकर के पढ़ोगे, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस में बनाए तो एस जोड़ दें। द एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ मेनी गैसेस, यानी जो एटमॉस्फेयर है बहुत सारे गैसों से क्या है, उस एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत सारे क्या है, गैसों से मिलकर बना है। मैंने देखो कंसिस्ट का मतलब मैंने बताया था ना, कंसिस्ट मतलब को होता है के अंदर होना, यानी जो एटमॉस्फेयर के साथ अंदर क्या है, बहुत सारे गैस हैं, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे कंसिस्ट, और कंसिस्ट के साथ हमेशा हमेशा ऑफ यूज करेंगे। चलो आगे भी जब हम प्रेपोजिशन की बात करेंगे तो बहुत सारे लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, दिया गया है दिस बॉक्स। अब देखो दिस बॉक्स डैट कंटेन 10 जार्स। जार क्या होता है, आप देखे होंगे, जार आपने देखा होगा ना, इस तरह से अगर मैं बात करूं तो दिस बॉक्स यानी यह बॉक्स 10 जार से है, 10 जार शामिल है। अगर मैं बोल सकता हूं दिस बॉक्स कंटेन्स,
यानी यह बॉक्स 10 जार से मिलकर बना है, कंटेंस है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, वी मस्ट डैश द बैड कंपनी। अब देखो ध्यान से, बैड वी मस्ट, हम लोग मस्ट के बाद क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। और वर्ब की, क्योंकि मस्ट क्या है, एक मॉडल है, मॉडल के बाद जनरली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो मैंने आपको बताया था ना अवॉइड, यानी वी मस्ट अवॉइड बैड कंपनी, हमें क्या करना चाहिए, बैड कंपनी को अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, अब चाहो तो इसके जगह पे मैंने अवॉइड का एक साइनोनिम बताया था, सन, तो वी मस्ट सन बैड कंपनी, यानी हमें जो है खराब कंपनियों को क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, उससे दूर रहना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट 24 पे आते हैं। 24 में क्या दिया गया, सी डैश द एडवांसेस ऑफ स्टालकर। अब देखो ध्यान से, एडवांसेस ऑफ स्टालकर, स्टालकर मतलब क्या होता है, पीछा करने वाला, स्टालकर मतलब होता है पीछा करने वाला। ठीक है, तो देखो सी डैश, अब देखो सी डैश एडवांसेस ऑफ स्टालकर, यानी उसने क्या किया, जो उसका पीछा कर रहा था उसको क्या कर दी, नजरअंदाज कर दी। यानी अगर मैं बात करूं, एक मैंने वर्ड बताया था स्पर्न, SPRUN, बताया था ना कि जो डिजर्व नहीं करता उसको नजरअंदाज कर दो। तो यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म बना दूं तो SPRUNED लगा देना। सी स्पर्नड द एडवांसेस ऑफ स्टालकर, यानी उसने क्या कर दी, जो पीछा उसका कर रहा था उसको, उससे उसने क्या कर दी, उसको नजरअंदाज कर दी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 25, सी पेंटेड इट ऑन ए। अब देखो ए के बाद क्या आना चाहिए, आर्टिकल के बाद क्या आएगा, नाउन आएगा। अब क्या, अब खुद सोचो, मैंने अभी बताया था, दो चीजें बताया था ना, कैनवास और एक मैंने बताया था कैन, VASS। इस कैनवास मतलब क्या होता है, मोटा कपड़ा, और ये क्या है, नाउन है। और इस कैनवास का मतलब मैंने बताया था ना, घूम घूम कर वोट मांगना। तो बताओ यहाँ पे ए के बाद नाउन आएगा, यानी क्या होगा, कैनवास, BAS। सी पेंटेड इट ऑन ए कैनवास, यानी उसने मोटे कपड़े के ऊपर क्या कर दिया, पेंट कर दिया, यानी उसको कलर कर दिया। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा ये, दे डैश वोट्स फॉर द BJP, यानी वे लोग दे डैश वोट्स फॉर द BJP, यानी दे कैनवास वोट्स फॉर द BJP, यानी वे लोगों ने घूम घूम कर बीजेपी के लिए क्या मांगा, वोट मांगा। अगर मैं वोट मांगा वर्ब की सेकेंड फॉर्म में बनाऊं तो ED जोड़ देना, दे कैनवास्ड वोट्स फॉर द BJP। तो जो हमने 20+ वर्ड सीखे, उसके यूजेज की कैसे हमें उसका यूज करना होता है सेंटेंस में, वो चीज आपने देखा होगा और आपको क्रिस्टल क्लियर हर चीज समझ में आ रही होगी। वीडियो सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट्स में आप रिप्लाई कर सकते हो कि इस सीरीज से आपको हेल्प मिल रहा है कि नहीं। मैं अगेन आपको एक बार फिर से रिपीट कर दूं कि देखो, हम वो अगर मैं चाहता तो वर्ब बेसिक टॉपिक कब का एंड कर दिया होता, लेकिन मैं इसलिए एंड नहीं कर रहा हूं क्योंकि आपको यहाँ पे वोकैब भी सिखाते जा रहा हूं, एज जो वर्ब से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम होती है, कंफ्यूजन होता है, वो भी चीजें आपको दूर हो जाएगी। और कुछ लोगों को एक चीज, कुछ लोग ये डाउट में थे, देखो यार जब आप प्लेन टू पारामाउंट बुक पढ़ोगे ना, प्लेन टू पार, देखो मैं आपको 2-3 बुक्स लेकर के चल रहा हूँ, प्लेन टू पारामाउंट, SP बच्ची, सारे के कंटेंट एक जगह मैं कंपाइल कर रहा हूं, तो आप बेटर है पढ़ो। प्लेन टू पारामाउंट वॉल्यूम 1 पढ़ोगे ना, तो आपको जितनी भी चीजें मैं पढ़ाऊं ना, आपको पता चलेगा उसमें उतना दिया ही नहीं है। ठीक है, SP बच्ची के भी कुछ पॉइंट्स आपको इंक्लूड कर रहा हूं, तो देखो ध्यान से 2-3 बुक्स को कंपाइल करके करा रहा हूं, तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। दूसरी चीज, वर्ब के बारे में आप देखोगे ना, तो सिर्फ वहां पे मॉडल छोड़ देना, मॉडल छोड़ करके, ठीक है, क्योंकि मॉडल, कैन, कुड, शैल, शुड, ये सारी चीजें मैंने बोला हूं कि इसको एडवांस मैथ में आगे जाकर के करेंगे, जब हम मॉडल एक अलग से सेपरेट टॉपिक पढ़ेंगे। अदरवाइज आप वॉल्यूम 1 में जाओगे तो देखना कि जितना मैं पढ़ाया हूं वो ऑलरेडी उसमें दिया गया है, उससे ज्यादा मैं पढ़ा चुका हूं, वहां पे यूजेज नहीं दिए गए हैं हर चीज के, यहाँ पे मैं यूजेज करा रहा हूं। ठीक है, तो बेटर है कि जो चीज बता रहा हूं वो आपके हेल्प के लिए, अदरवाइज इतनी मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप एक बार अगर आपने इंग्लिश ग्रामर पढ़ा तो दोबारा आपको पढ़ने की नीड ना हो कहीं से भी। ठीक है, चाहे आपको बुक पलटने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं आपको देख रहे होंगे कि नोट्स भी प्रोवाइड कर रहा हूं, तो बेटर है कि आप उस नोट्स को फॉलो कीजिए। जितनी बार आप उस नोट्स की रिवीजन कीजिएगा उतनी ज्यादा आपके स्ट्रांग होते जाएंगे। और जो लोग, कुछ लोग देखिए, मैंने बोला था उनको कि पहले वो सीक्वेंस वाइज देखें,
3 लेक्चर जरूर देखेंगे, बेसिक है लेकिन बेसिक से ही बहुत ज़्यादा आपको नॉलेज मिलेगा, क्योंकि पूरा का पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच इसी पे बेस्ड है, बेसिक के स्ट्रक्चर एज वेल एज फंक्शन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो ये बेसिक भले ही है लेकिन इसका यूज बहुत ज़्यादा है। जैसे मैं क्यों एक के बाद बोल रहा हूँ कि नाउन ही आएगा, अगर उसके साथ कुछ आ रहा है तो वो क्वालिटी बताएगा, तो वो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। ये कैसे बोल रहा हूँ, ये पढ़ा चुका हूँ आपको, ठीक है। जब आप लेक्चर 1 और 2 और 3 देखोगे तो वीडियो सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, या नहीं पसंद आए तो भाई आपकी मर्जी है, ठीक है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जितना ज़्यादा आपको मटेरियल होना चाहिए आप कंपेयर कर लेना। जब ये पूरा का पूरा एंड होगा ना आपका CGL 2020 से पहले मैं एंड कर दूंगा आपका पूरा सेशन, तब आप कहीं से भी कंपेयर कर लेना, जहां से भी आपने पढ़ा होगा या कहीं भी जो लोग पढ़ते हैं उनसे कंपेयर कर लेना कि आपके कंटेंट उनसे बेटर है कि नहीं, ठीक है, और आपने जो पढ़ा है उसका यूज कर पा रहे हो कि नहीं, ये सारी चीजें होनी चाहिए, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय। चाहता तो मैं कंफ्यूजिंग वर्ड बोल दिया कि हाँ इसका मतलब होता है, लेकिन जब आप सेंटेंस में यूज नहीं करोगे तो आप अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। देखो पूरी की पूरी चीजें ना 2 ही चीजें पे आपकी एग्जाम टिकी हुई है। एक है आपका वोकैब पोर्शन, कि वोकैब यानी मीनिंग की वजह से आपको प्रॉब्लम आती है, या तो दूसरा सेंटेंस मेकिंग, यानी सेंटेंस की अंडरस्टैंडिंग नहीं है तभी आप एग्जाम में नहीं कर पाते हो। यानी जैसे मान लो ये सारी वर्ड्स ये दिया गया है, मान लो इतना बड़ा पैसेज है, इस पैसेज में 2 ही चीजें होंगी, या तो आपको वोकैब नहीं आ रहा होगा, अगर वोकैब आ रहा हो तो ये सेंटेंस का मीनिंग नहीं निकाल पा रहे हो, और ये 2 ही चीजें से सुधर सकती है। एक तो रीडिंग हैबिट अपना बनाओ, रीडिंग हैबिट इज मस्ट। जितना ज्यादा आप इंग्लिश पढ़ोगे, मैं जो जो पढ़ा रहा हूं उसको बार बार रिवीजन करो, एक बार नहीं 10 बार करो, जब तक आपको पूरा का पूरा क्लिस्टर क्लियर नहीं हो जा रहा है तब तक आप पढ़ो, वो आपकी मर्जी है। तो पढ़ने वाला काम मैं बाकी लोगों की तरह नहीं करता कि ऐसे पढ़ो, क्योंकि आप ग्रेजुएटेड स्टूडेंट हो। SSC नीड्स द ग्रेजुएटेड स्टूडेंट्स। अगर आप CGL के फॉर्म भरोगे तो एक कंडीशन है कि ग्रेजुएशन मस्ट होना चाहिए। आप ग्रेजुएट हो और आपको ये नहीं पता कि भाई पढ़ने से इंग्लिश आती है, सभी को पता है, कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिसको नहीं पता है कि इंग्लिश इज ए लैंग्वेज नॉट ए सब्जेक्ट। जितनी ज़्यादा आप इंग्लिश को पढ़ोगे उतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। मैं अपने अकॉर्डिंग आपको देखिए, दूसरी चीज़ वोकैब की जो है सीरीज वो मैं आपको YouTube पे भी ला रहा हूं, तो वहां से पढ़ो, वहां से आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा, जहां से मैं 5000 वर्ड्स कराऊंगा। और आपके जो ग्रामर सेक्शन एंड होते होते यहां से भी आपको 5000 प्लस वर्ड्स आपको मिल जाएंगे। तो 10000 अगर वर्ड्स आप कंप्लीट कर लेते हो ना, तो आप मोर देन एनफ है कि आप क्वेश्चन के जितने भी आपके एग्जाम में देखोगे ना, आप सारे क्वेश्चन बना लोगे। और मैं आपको इस लेवल तक लेकर के जाऊंगा कि देखना क्वेश्चन आपसे बनेंगे ही बनेंगे। पेपर भी मैं कराऊंगा, पहले भी बोला हूं, तो आप पहले वेट करो यार। अभी तो पहला अगर मैं बोलूं तो वर्ब बेसिक कोई टॉपिक भी नहीं है, ये एक बेस आपको मजबूत करने के लिए पढ़ाया जा रहा है। अदरवाइज आपको स्टार्टिंग करनी थी मेरे को टेंस से, लेकिन फिर भी आपको वर्ब टॉपिक से जितनी ज्यादा दे सकता हूं नॉलेज उतना दे रहा हूं, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में।